जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी आपको मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपको दास वंश पढ़ाएंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टि बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, दास वंश जो है दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हैं, उसमें पहला वंश जो है दास वंश है, क्योंकि इस वंश के सभी शासक जो है कभी न कभी किसी के दास थे। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको दास वंश पड़ा है। लेकिन इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश के जो शासक थे वो दास नहीं थे, वो तो दास थे, किसी ने खरीदा था, लेकिन वो स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए थे, उनके माता पिता दास नहीं थे। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि इनको ममलूक वंश कहा जाए, क्योंकि इनके माता पिता स्वतंत्र थे, वो दास गुलाम नहीं थे। जिसे मोहम्मद गोरी ने कुतुब ऐबक को खरीदा था। कुतुब ऐबक का दास था जो है, मोहम्मद गोरी का दास था कुतुब ऐबक। कुतुब ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। ये सभी दास थे एक दूसरे के। तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि आपके वनडे परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आते हैं, और अध्यापक जो है परीक्षा जो बिहार की होने वाली है उसमें भी ये प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, आइए देखिए। तो मैंने जैसे बताया कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हैं, और उसमें ये पहला वंश है दास वंश, जिसका समय क्या है 1206 से लेके 1290 ईस्वी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश है दास वंश, और इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश है, का प्रथम राजवंश ये है, ध्यान रखिएगा। और ये इसका समय है 1206 से 1290 ईस्वी। दास वंश जो है के संस्थापक कौन है ये आपको देखना है। जो है इसके संस्थापक मोहम्मद गोरी के दास कौन थे? कुतुब ऐबक। और कुतुब ऐबक ही दास वंश के संस्थापक हैं। ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक हैं। ठीक है बच्चों, ऐबक इसके संस्थापक है। और इनका समय क्या है कुतुब ऐबक का? 1206 से लेके 1210 ईस्वी। ये ध्यान रखिएगा, कुतुब ऐबक इसके संस्थापक हैं कुतुबी वंश के। कुतुबी वंश ये 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किए हैं। ये ध्यान के कुतुब ऐबक ये किसके थे? ये मोहम्मद गोरी के ये दास थे, गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के दास। ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख दास थे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए कुतुब ऐबक पर हम लोग प्रश्न करना है। कुतुब ऐबक मोहम्मद गोरी के दास थे। मोहम्मद गोरी के 1206 में जब मृत्यु हो गई तो उनके चूंकि दास थे ये, और मोहम्मद गोरी की कोई अपनी संतान नहीं थी, उनके भाई के लड़का जो है कुतुब ऐबक को ही कहा कि आप जो है भारत की शासन व्यवस्था स्वयं संभालिए, हमें भारत में आकर शासन करने की कोई इच्छा नहीं। इसलिए कुतुब ऐबक ने दास वंश के नाम से अपने वंश की स्थापना किया था। ये कुतुबी वंश का था जो है, जिसको इल्तुतमिश जो है मोहम्मद गोरी ने खरीदा था और ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक है, आइए देखते हैं। मोहम्मद गोरी के प्रमुख दास थे ये ध्यान रखिएगा। इन्हें लाख बख्श, ध्यान रखिएगा बच्चों, लाख बख्श तथा कुरान खां भी कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, लाख बख्श या कुरान खां भी इनको कहा जाता था। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। जो है इसके अलावा इन्होंने जो है विधिवत सुल्तान की तरह जो है न तो जो है अपने नाम से मुद्रा जारी करवाए और न ही उपाधारण किए थे। इन्होंने सिपह सलार या मलिक की उपाधारण किया था। यह आपसे पूछा जा सकता है, कुतुब ऐबक की उपाधि क्या थी? सिपह सलार। सिपह सलार और मलिक
की उपाधि धारण किए थे, उपाधि धारण किए थे। कुतुब ऐबक ने मलिक या सिपह सलार की उपाधि धारण किया था, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, और न ही विधिवत सुल्तान की तरफ को अपने नाम से मुद्रा जारी करवाया। ये ध्यान रखिए, कोई मुद्रा जारी नहीं करवाया है। उपाधि धारण किए थे अपने नाम से, कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं करवाए थे। विधिवत सुल्तान की तरह इन्होंने कार्य नहीं किया। भले उनके भतीजा ने इनको जो है दासत्व से मुक्त कर दिया था, लेकिन उन्होंने जो है स्वतंत्र होकर कार्य नहीं किया था। ये ध्यान रखिएगा, कुतुब ऐबक को बात हो रही है आपसे, हमारी ये संस्थापक है, ठीक है। अब देखिए 1208 ईस्वी बच्चों, मोहम्मद गोरी के भतीजा से दासत्व से मुक्ति प्राप्त कर लिए थे, दासत्व से मुक्ति प्राप्त किए थे। 1209 ईस्वी में, 1209 ईस्वी में दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद, तथा कुतुब मीनार का निर्माण एक मंजिला करवाए थे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखिए। 1210 ईस्वी में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाए थे। ये ध्यान रखिएगा, जो है 2.5 दिन का जो है झोपड़ा का निर्माण करवाए थे। इसके बाद आप देखेंगे, जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे हम चलें। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। आइए तो आगे चलते हैं, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट आप ले लिया, आइए देखिए। बारह सौ दस ईस्वी में राजधानी लाहौर में चौगान खेल पोलो, चौगान खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद
गिरने के बाद मृत्यु को प्राप्त किए थे, प्राप्त किए थे। ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मकबरा बच्चों, मकबरा लाहौर में है। लाहौर में आपसे पूछा जा सकता है कि कुतुब ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर। कुतुब ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, इसका मकबरा कहाँ से है, कहाँ पर है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, आइए तो ये ध्यान रखिएगा 1210 से 11 के बीच में, यह ध्यान रखिएगा, यह उत्तराधिकारी कौन आते हैं इनके, उत्तराधिकारी पुत्र आराम शाह 1210 ईस्वी। आराम शाह 8 माह तक शासन किए थे, शासन किए थे। ये अयोग्य थे, जैसे नाम था इनका आराम शाह, वैसे आराम पसंद व्यक्ति थे, आराम ज़्यादा करना चाहते थे। ये ध्यान रखिएगा, जो इनके लिए घातक था और जो है शासन किए थे। इनको जो है इल्तुतमिश ने, ये ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ऐबक के दास और दामाद, ये ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने पराजित करके सिंहासन पर अधिकार स्थापित कर लिया था। सिंहासन पर अधिकार स्थापित कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा, इतनी बात आपको समझना है। इल्तुतमिश कुतुब ऐबक का दास था, गुलाम था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ता गया। इसको ऐबक ने बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि ऐबक ने तो नींव रखी थी, उसके मजबूती के लिए कोई कार्य नहीं किया था। इल्तुतमिश को समय मिला और इसने उसको अस्थायित्व प्रदान किया, उसकी मजबूती के लिए शासन व्यवस्था कैसे चलेगी जो है, और अपने नाम से मुद्रा जारी करवाया, विधिवत सुल्तान की तरह कार्य किया। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी, दास भी था इसका। तो ये चीज़ें आपको जानना है। पराजित करके सिंहासन पर अधिकार स्थापित कर लिया था, ये ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश को ऐबक ने बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था, जहां पर इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। बच्चों, निर्माण करवाया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
चलिए, तो ये आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा वनडे एग्जाम में कि इल्तुतमिश सिंहासन ग्रहण करने के पहले जो है कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। आपसे प्रश्न किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑल वनडे एग्जाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उससे आपको इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश है दास वंश, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको इतनी बात क्लियर है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आप ले लें तो आगे चले हम। आइए, अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ना है। इल्तुतमिश ये ध्यान रखें, और इसका समय है 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी, इसका समय है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10 में लास्ट में ही आता है। 10 में ही कुतुब ऐबक की मृत्यु होती है, 10 में ही आराम शाह का शासनकाल शुरू होता है, और जो है आराम शाह की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश सिंहासन ग्रहण करता है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट की बात है, लेकिन जनरली आपको 1211 से 1236 इल्तुतमिश का शासनकाल मिलेगा। ये कुतुब ऐबक का दास गुलाम था, और यह दास वंश का वास्तविक संस्थापक, दास वंश का वास्तविक संस्थापक, ये ध्यान रखिएगा। इसको कहा गया इल्तुतमिश को दास वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। और विधिवत ने राजधानी कहाँ बनाया? राजधानी इसकी राजधानी दिल्ली में, ये ध्यान रखिएगा। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया, ठीक है। अब विधिवत सुल्तान की तरह कार्य करते हुए, ये ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश, ठीक है, वास्तविक संस्थापक, और जो है कहा जाता है शमसी वंश का, शमसी वंश का इल्तुतमिश। ये विधिवत जो है सुल्तान की तरह कार्य करते हुए अपने नाम से चांदी के टक्का और तांबे के जीतल नामक मुद्रा प्रचलन करवाया था। ये ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश विधिवत सुल्तान की तरह कार्य किया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखिए इल्तुतमिश के कार्य। आप देख रहे हैं 1215 ईस्वी में तराइन के प्रथम द्वितीय युद्ध में पढ़ाया हूं, तराइन के तृतीय युद्ध, ध्यान रखिएगा। 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में यल्दौज को पराजित किया। था। ये भी मोहम्मद गोरी का दास था यल्दौज, ये ध्यान रखिएगा। यह है तृतीय युद्ध में यल्दौज को पराजित किया था, ठीक है। 1221 ईस्वी में क्या है चंगेज खान के आक्रमण मंगोलों के
आक्रमण की संभावना को समाप्त किया था। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो है चंगेज खां अपने विरोधी मकबरनी का पीछा करते करते जो है सिंध प्रांत तक चलाया और मकबरनी जो है इल्तुतमिश से संरक्षण मांगा, सहयोग मांगा कि हमारा जो है बचाव करी, रक्षा करी। इल्तुतमिश चालाक था, सूझबूझ से कार्य करते हुए मकबरनी का कोई सहयोग नहीं किया और जो है चंगेज खां क्या किया, मकबरनी को पकड़ करके ले जाकर के अपने यहाँ उसकी वध कर दिया, हत्या कर दिया। यदि इल्तुतमिश मकबरनी को संरक्षण दिया होता तो हो सकता था उसी समय चंगेज खां भारत पर आक्रमण कर देता, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से मंगोलों के आक्रमण से बचाया। ठीक है, आइए देखिए, तो आक्रमण की संभावना को समाप्त किया था, एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। आगे देखें, 1229 ईस्वी में 29 ईस्वी में ईरान के शासक से ईरान के शासक से खलीफा शासक से दासत्व से मुक्ति प्राप्त किया। देखिए बच्चों, इल्तुतमिश पर बहुत प्रश्न आता है, इल्तुतमिश पर बहुत प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। आपकी परीक्षा में इसे प्रश्न आने की पूरी संभावना है, चाहे अध्यापक भर्ती परीक्षा बिहार की हो या आपके वनडे एग्जाम की कोई भी परीक्षा हो, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दासत्व से मुक्ति प्राप्त किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 1235 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद अपने पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था, इंपॉर्टेंट बात है। घोषित किया था, ध्यान के बच्चों, पुत्रों के रहते हुए इसके रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बहराम शाह जैसे बड़े पुत्र थे, लेकिन अपनी पुत्री रजिया को योग्य मानते हुए अपना जीवन काल में ही उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और अपने मुद्राओं पर अपने नाम के साथ साथ रजिया का भी नाम अंकित करवाना शुरू कर दिया था। आपसे प्रश्न किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जो है विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। मुद्राओं पर रजिया का भी नाम अंकित करवाने लगा था। ठीक है, ये आपके इल्तुतमिश के बारे में मैं बता रहा हूं, जो है जो महत्वपूर्ण बात है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे आपको इल्तुतमिश पर समझाते हैं। आइए देखते हैं, आइए स्क्रीनशॉट आप ले लिए। आइए, के मृत्यु के बाद पुत्री रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम
शासिका बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका है जो 1236 से लेके 1240 तक शासन किया है। उस पर हम लोग बात करेंगे ये, लेकिन पहले आप देखिए इल्तुतमिश पर जो बात हो रही है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को 4 मंजिला करवाया था यह है। इसके अलावा देखेंगे दल ए चालीसा का गठन किया था। दल ए चालीसा इसको कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी 40 सदस्यों का संगठन, 40 सदस्यों का संगठन शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है यह है क्या, ध्यान रखिएगा। दल ए चालीसा क्या है? शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। एकता प्रथा का प्रचलन करवाया। ये सब स्टार बना के लिखे, प्रश्न आते हैं। एकता प्रथा, प्रचलन करवाया जिसमें सेवा के बदले जमीन का कुछ भाग खेती करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, ये इल्तुतमिश ने करवाया बच्चों। आपसे प्रश्न किया जा सकता है दल ए चालीसा क्या है, एकता प्रथा क्या है, ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे इंपॉर्टेंट सब प्रश्न हैं जो आपसे किया जा सकता है। ठीक है, दिल्ली में इल्तुतमिश का मकबरा है। इसके बड़े पुत्र फिरोज शाह ने कुछ समय तक सिंहासन पर अधिकार स्थापित किए थे। दिल्ली की जनता के सहयोग से दिल्ली की जनता सहयोग से
रजिया ने 4 वर्ष तक कुशलतापूर्वक शासन किया था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश के बाद जो है शासन पर अधिकार करने के लिए संघर्ष शुरू हो गए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर अधिकार कर लिया, बड़ा पुत्र था इल्तुतमिश का, अधिकार कर लिया था, लेकिन रजिया दिल्ली की जनता उसके पक्ष में थी, लाल सूट बूट पहन करके न्याय प्राप्त करने के लिए उपस्थित होती थी और दिल्ली की जनता ने रजिया का पूर्ण सहयोग किया और इसीलिए रजिया लगभग आप कह सकते हैं 4 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक शासन किया था। रजिया का कुल शासनकाल है। ठीक है, आइए देखिए जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब रजिया पर बात करते हैं आपसे। स्क्रीनशॉट आप ले लें। आइए देखिए, यह है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया था। ये ध्यान के रजिया सुल्तान यह है पर्दा प्रथा के कट्टर विरोधी उलेमा वर्ग और रजिया के भाइयों ने इसके लिए समस्या सदैव उत्पन्न किया। रजिया के भाइयों ने प्रबल विरोध किया था। ये ध्यान रखिएगा। फिर भी रजिया ने कुशलतापूर्वक शासन किया, क्योंकि इसके पिता ने जो व्यवस्था दिया था, दलित चालीसा का गठन किया था, जो मुद्रा जारी किया था, उसको रजिया ने आगे बढ़ाया। नो चेंज, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था चलाया। रजिया ने याकूत खां जो प्रेमी था इसका संभवतः, याकूत खां को अश्व सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया था। नियुक्त किया था जिसकी बाद में हत्या कर दिया गया था। 1240 ईस्वी में पंजाब के बठिंडा विद्रोह के दमन के लिए जाते समय, बच्चों आपसे प्रश्न आएगा रजिया की मृत्यु कैसे हुई थी। जाते से दमन के लिए जाते समय मार्ग में ही पति अल्तुनिया के साथ इसकी
हत्या कर दिया गया था, कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। इतिहासकारों ने कहा है कि रजिया की विफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि रजिया का महिला होना। ये ध्यान रखिएगा। तो रजिया बड़ी कुशलतापूर्वक शासन किया था और इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो है 12 जो है रजिया के उत्तराधिकारी भाई बहराम शाह 1240 से 42 तक शासन किए। इनके शासनकाल में 1241 ईस्वी में सर्वप्रथम मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ये आपके बहराम शाह पर एक प्रश्न आता है, ये ध्यान रखिएगा कि मंगोलों का सफलतापूर्वक आक्रमण किसके शासनकाल में कब हुआ था? तो 1241 में हुआ था, बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा। बहराम शाह पे एक प्रश्न बनता है। रजिया के उत्तराधिकारी भाई थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह के छोटे भाई इल्तुतमिश के पुत्र। ठीक है, आक्रमण हुआ था, ये प्रश्न बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, सर्वप्रथम मंगोलों का आक्रमण। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लें, जो है इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लें, फिर आगे चलते हैं। आइए देखिए, मसूद शाह जो है शासक बनते हैं। और कब से कब है भाई? ये मसूद शाह आते हैं 1242 से लेकर के 46 तक इनका शासनकाल है। नाम मात्र के शासक, कोई काम नहीं। इसके बाद नासुद्दीन महमूद आते हैं, जो है ये 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये भी नाम मात्र के शासक हैं। इसके बाद जो शासक आते हैं आप देखेंगे आपके बलवन जो है, इसमें आपको आते हैं महत्वपूर्ण शासक हैं बलवन, जो 1266 से लेकर के और 1200 आप कह सकते हैं कब तक? 86 ईस्वी तक। ये बलवन का शासनकाल है, ये शासन करते हैं बलवन, महत्वपूर्ण शासक। गुलाम वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक जो हैं आपके बलवन हैं, बलवनी वंश के। ठीक है, और यह है ये इल्तुतमिश के दास थे, बलवनी वंश के इल्तुतमिश के दास थे बलवन, जो अपनी योग्यता के बल पर इतना आगे बढ़े थे। तो बलवन पर हम लोग को बात करना है, ये ध्यान रखिएगा। बलवन महत्वपूर्ण शासक हैं और बलवनी वंश के इल्तुतमिश के दास थे। और बलवन ने राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया था, राजत्व सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। ये ध्यान रखिएगा। राजत्व सिद्धांत ने कहा कि राजा ईश्वर का, अल्लाह का प्रतिबिंब है, परछाई है, इसकी हर बात को माननी चाहिए और राजा को निरंकुश होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ये बलवन ने प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। राजा को
निरंकुश होना, निरंकुश होना आवश्यक माना था। ये ध्यान रखिएगा राजपूत सिद्धांत में। दूसरी बात क्या है, दल चालीसा को समाप्त किया था। दल चालीसा को समाप्त किया था बलवन ने। दल चालीसा का पहले बलवन सदस्य रह चुका था। नासुद्दीन महमूद के समय अपनी पुत्री का विवाह भी उनके साथ किया था। बाद में ये जान गया कि दल चालीसा बिल्कुल जो है फालतू है, उसको समाप्त कर दिया। अयोग्यता के बल पर जो है दरबार में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्त किया। दरबार में फारस के आधार पर, ईरान के आधार पर दरबार में व्यवस्था चलाया। ठीक है, देखिए दल चालीसा को समाप्त किया। जो है सिजदा तथा पैबोस प्रथा, पैबोस, ये ध्यान रखिएगा दरबार में राजा के पैर को चूमने को जो है पैबोस कहा जाता है, और दंडवत प्रणाम करने को सीधा कहा जाता है। सीधा तथा पैबोस जो है प्रथा का प्रचलन करवाया। ये ध्यान रखिएगा। रक्त और लोह की नीति लागू किया तथा लौह की नीति लागू किया। जानते हैं बच्चों इसमें क्या होता था, जो है रक्त और लोह की नीति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत बलवन ने व्यवस्था दिया था कि आप किसी के साथ जो व्यवहार करते हैं, यदि किसी का हाथ पैर तोड़ दिए हैं, किसी का आंख फोड़ दिए हैं, तो आपके साथ भी वैसा ही किया जाएगा। आपकी भी आंख फोड़ी जाएगी, आपके भी हाथ पैर तोड़ जाएंगे। इसी को रक्त और लोह की नीति कहा जाता है। बड़े जो है बलवन जो है कि जो है भय से लोग जो है परेशान रहते थे, क्योंकि बलवन ने दरबार में भी बहुत जो है हंसी मजाक और प्रतिबंध लगा दिया था। जो है न स्वयं हंसता था, न किसी को हंसने देता था। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए गुलाम वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक बलवन को माना गया है। ठीक है, रक्त और लोह की नीति लागू किया था। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा बलवन के बारे में। ठीक है, 1286 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण में इसके पुत्र महमूद की मृत्यु हो गई थी। कुछ महीने के बाद बलवन की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, आप बात होगी, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। जो है बलवन पर प्रश्न बनते हैं ज़्यादा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे चलें, आइए। देखिए 1287 ईस्वी में बलवन के मृत्यु के बाद पौत्र कौन था इसका? कैकुवाद। पौत्र कैकुवाद ने जो है सिंहासन ग्रहण किया था। ग्रहण किया था। ये ध्यान रखिएगा, कैकुवाद 1287 से 1290 ईस्वी, ये कैकुवाद का समय है। ये ध्यान रखिएगा। पौत्र था बलवन का, 3 वर्ष तक शासन किया था।
लकवा ग्रसित हो गया, अपंग हो गया, कार्य करने में असमर्थ हो गया, तो जो है इसका पुत्र था जो है क्यूमर्स, 3.5 माह का बच्चा जो है 3.5 वर्ष का बच्चा था। उसके सेनापति जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। उन्होंने उसका संरक्षक बन करके और उसको सिंहासन ग्रहण करवाया और अपने कार्य गतिविधियों को स्वयं संचालित करने लगे। अब बाद में मौका का फायदा उठा करके क्यूमर्स का वध करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है सिंहासन पर अधिकार कर लिया, गुलाम वंश का अंत किया और खिलजी वंश की स्थापना किया। जलालुद्दीन खिलजी पर हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष तक शासन करने के बाद लकवा ग्रसित हो जाने के कारण से कार्य करने में असमर्थ हो गया था, असमर्थ हो गया था। इसीलिए इसका सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसने क्या किया? उसने इसका पुत्र जो था 3.5 वर्ष का बच्चा क्यूमर्स, उसको उत्तराधिकारी घोषित करके स्वयं उसका संरक्षक बन करके और गतिविधियों को स्वयं संचालित करने लगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। असमर्थ हो गया था, इसलिए सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किए? खिलजी ने इसके पुत्र 3.5 वर्ष का, इसके पुत्र क्यूमर्स को उत्तराधिकारी घोषित करके खुद उसके संरक्षक बन करके और शासन के गतिविधियों को संचालित करने लगे। ये ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तराधिकारी घोषित करके स्वयं संरक्षक बनकर शासन व्यवस्था संचालित करने लगे थे। लेकिन 3.5 माह के बाद ही, लगभग कह सकते हैं 3 माह के बाद ही ध्यान रखिएगा, संचालित करने लगे थे। 3 माह के बाद क्यूमर्स को 3 माह के बाद वध करवाकर जलालुद्दीन खिलजी ने दास वंश का अंत करके खिलजी वंश की स्थापना किया था।
स्थापना किया था। और बुजुर्ग थे, वृद्धावस्था में, लगभग 69 ईयर्स के हो गए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, लेकिन इन्होंने छोटे से एक बच्चे को जो है सिंहासन जो है ग्रहण कराकर उसका उत्तराधिकारी संरक्षक बन करके, कैकवाद का उत्तराधिकारी था क्यूमर्स उसका पुत्र, और उसके संरक्षक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इन्होंने क्या किया, 3 माह के बाद ही उसका वध करवा करके और स्वयं जो है सिंहासन पर अधिकार स्थापित कर लिए थे जो है, क्योंकि दास वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश की इन्होंने स्थापना किया। तो ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है, खिलजी वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था, यह दास अंत करके खिलजी वंश की स्थापना किया। ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैकवाद पर हम लोग पढ़े थे, और कैकवाद निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके जो है, यदि प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में वनडे एग्जाम में, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, और उसमें क्यूमर्स का नाम दिया है तो क्यूमर्स ही माना जाएगा। यदि क्यूमर्स का नाम नहीं दिया है, कैकवाद है, तो कैकवाद होगा। बहुत से इतिहासकार क्यूमर्स को नहीं मानते हैं, क्योंकि 3.5 वर्ष का बच्चा था, उसका संरक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और 3 माह के बाद ही उसका अंत हो गया। लेकिन यदि प्रश्न आता है, विकल्प दिया है, तो दास वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स को माना जाएगा। दास वंश का महत्वपूर्ण शासक जो है आपको किसको माना जाएगा, बोलिए, बलबन को। ठीक है, ओके। चलिए, तो आपको जो है ये जो पढ़ाया गया, इससे वनडे एग्जाम में जरूर प्रश्न मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये टर्निंग पॉइंट है जहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसमें बलबन और इल्तुतमिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।